हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमने हमारे पहले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि सीखी है ना। उसमें क्या देखा हमने कि किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आज के वीडियो में हमने लिया है एलसीएम और एचसीएफ, ये क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में देखेंगे, इन्हें हम ज्ञात कैसे करते हैं यह भी सीखेंगे। सबसे सरल तरीके से सीखेंगे कि कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसकी ज़रूरत की बात करें ना, तो यदि भिन्न संख्याएं जैसी रहती है, बटे वाली संख्याएं, उनको जोड़ने के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। उनको बिना एलसीएम लिए हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। और बात करें तो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में भी आते हैं, ठीक है ना। तो उसे कैसे निकालते हैं हम, कैसे करते हैं हल, वही आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले निकालने से पहले हम यह जान लेते हैं कि एलसीएम आखिरकार होता क्या है और एचसीएफ भी आखिरकार होता क्या है। तो इसकी हमने एक परिभाषाएं लिखी है, एक परिभाषाएं लिखी है, तो उनको ही देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा गुणनफल जो उन दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। और यहाँ यदि देखें हम कि कोई सी भी संख्या हो, दो या दो से अधिक होनी चाहिए, दो से कम नहीं होनी चाहिए। यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा सबसे छोटा कॉमन गुणनफल, ऐसा छोटा कॉमन गुणनफल जो उन दोनों संख्याओं से क्या हो जाना चाहिए, विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे कि यदि हम बात करें कि 6 और 8 का एलसीएम कितना है, 24 है। इसका मतलब कि ये जो 24 है वह इन दोनों संख्याओं से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखते हैं अपन, जैसे 24 में यदि हम 6 का भाग देखें तो 6 चौक 24, देखो पूरी तरह विभाजित हो गया ना, है ना। और यदि हम 24 में 8 का भाग देके देखते हैं, देखो 24 में 8 का भाग देके देखते हैं, देखो तो 8 3 24, ये भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो गया। तो इससे हमें क्या पता चला कि ऐसा सबसे छोटा कॉमन गुणनफल जो उन संख्याओं से क्या हो जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, या फिर लघुत्तम समापवर्तक, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। सबसे छोटा कॉमन गुणनफल किन्हीं दो संख्याओं का जो उन दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम एलसीएम। आया समझ में ना। तो चलो अगला देख लेते हैं हम, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है ना। जैसे इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, है ना। महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि एक सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड, ठीक है। इसकी परिभाषा अपन देख लेते हैं, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना। यहाँ पर गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड। यहाँ पर हमने क्या देखा था, गुणनफल। यहाँ अभाज्य गुणन, एक बात ध्यान रखना कि हम अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर है ना भाज्य गुणनखंड भी हो सकता है, पर अपने को क्या होना कि दोनों संख्याओं में कॉमन होना। कैसा होना, दोनों संख्याओं में कॉमन। तो एक बार परिभाषा देख लेते हैं अपन, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उन दोनों संख्याओं को पूर्ण विभाजित करता है ना। यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि ऐसा गुणनखंड, दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा गुणनखंड जो उन संख्याओं को क्या करे, पूर्ण विभाजित करे, है ना। और यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ क्या देखा था हम कि गुणनफल जो उन संख्याओं से पूर्ण विभाजित होता है, और यहाँ क्या होता है, उन संख्याओं को पूर्ण विभाजित करता है, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एचसीएफ में गुणनखंड की, और यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, गुणनफल। जब भी गुणनफल की बात आती है तो वह होता है एलसीएम, और जब भी गुणनखंड की बात आए तो हम बोलेंगे वहाँ पर एचसीएफ, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं वही देख लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण में लिखा है
कि 6 और 8 का HCF कितना है, 2 है। तो परिभाषा से हम देखेंगे कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उन दोनों संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे, पूर्ण विभाजित करे। देख लेते हैं कर रहा है कि नहीं। जैसे ये यदि 6 और 8 का यदि HCF होगा तो ये दोनों संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा पूर्ण। तो देखते हैं अपन 2 3 6 करा। अगला यदि देखें तो देखो 8 है, अगली संख्या कौन सी है, 8 है। तो 2 चौक 8 करा ना, पूरा विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम एलसीएम बोलते हैं, ये वाले को, और ये वाले को क्या बोलते हैं हम, HCF। आया समझ में। यहाँ पर हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं वही सीखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं हम कि HCF कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो ये एलसीएम और HCF निकालने की 2 विधियाँ होती है। कितनी विधियाँ होती है, 2 विधियाँ होती है। एक अभाज्य गुणनखंड विधि होती है और एक भाग विधि होती है, जो कि हम भाग भी पहले पढ़ चुके हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि भी पहले पढ़ चुके हैं। यदि जिन्होंने हमारे अभाज्य गुणनखंड विधि वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जाके देख लो, तभी ये समझ में आएगा कि हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले HCF निकालना सीखते हैं अपन। क्या निकालना सीखते हैं, HCF, कि HCF आखिरकार कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। वही देखते हैं अपन कि HCF कैसे निकालते हैं। चलो, तो इसके लिए हम लगाएंगे हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि कुछ ऐसी थी। ऐसे डंडे 2 आड़े टेढ़े खींचे थे और निकाला था। तो यही क्या है, हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, जब भी HCF या LCM निकालेंगे तो इन संख्याओं को अलग अलग लेंगे, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो ये 18 है, इसका हम अलग कर लेंगे, और जो हमारा 24 है उसका भी अलग कर लेंगे, और जो हमारा क्या है 36 है उसका भी अलग गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करते, गुणनखंड करना तो हमने सीखा था। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं कि यहाँ पर 18 में किसका भाग जाएगा, पीछे सम संख्या आ रही है, मतलब कि 2 का भाग चले जाएगा। तो 2 का देख के देखते हैं, 2 नाम 18 गया ना, 2 का भाग पूरा। चलो अब 9 में 2 का नहीं जाता है, किसका जाता है, 3 का लेके देखते हैं, 3 3 9, फिर 3 में किसका जाएगा, 3 का, 3 एकम 3, ठीक है ना। यहाँ पर हमने किसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, 18 के। तो हम लिखेंगे कि 18 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया हमारा, 2 गुणित 3 गुणित 3। उसी प्रकार हम 24 के भी अभाज्य गुणनखंड कर ले। तो देखते हैं, यहाँ पीछे सम अंक आ रहा है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, 2 का ही देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 12 में भी 2 का भाग चले जाएगा, 2 6 12, ठीक है ना। इसमें भी 2 का भाग चले जाएगा, 2 3 6 है समझ में। फिर और किसका जाएगा, 3 का, तो 3 एकम 3। जब हमने 24 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या आया, देखते हैं अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए हमारे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 आया, है समझ में। इसी प्रकार हम किसके 36 के भी अभाज्य गुणनखंड कर ले हम, तो कर लेते हैं। तो सम अंक आ रहा है, मतलब 2 का भाग चले जाएगा, 2 एकम 2 बचा कितना 1, तो 6 के ठीक सामने लिखेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 16, ठीक है। अब किसका जाएगा, 2 का चले जाएगा, और 2 नाम 18, फिर 3 का, 3 3 9, फिर और 3 का, 3 एकम 3। ये तो हमने सीखा था, अभाज्य गुणनखंड किया है। यहाँ पर अभी तक क्या किया, केवल अभाज्य गुणनखंड किया है। हम HCF अभी तक नहीं निकाले हैं, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं अपन आगे। चलो, तो 36 को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा तो क्या क्या आया गुणनखंड, एक आया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है ना। कितने गुणनखंड आए, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब चलो, अब ये हमने सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल लिए। कौन से गुणनखंड निकाल लिए, अभाज्य गुणनखंड। अब हम जाते हैं HCF में। जब हम HCF की परिभाषा पढ़ी थी तो क्या देखा था हमने, कि ऐसा सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड है ना, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड। तो यहाँ पर वही देखेंगे जो कि सभी संख्याओं में कॉमन होना चाहिए।
यहाँ पर तो अभी हमने 3 संख्याएं ली है, इसलिए तीनों में देखेंगे, तीनों में हमको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। देखो ये 2 यहाँ दिख रहा है, 1 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी 1 2 दिख रहा है। मतलब कि यदि बात करें हम तो ये जो 2 है वो तीनों में दिख रहा है, ठीक है ना। अगला क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर ये 3 दिख रहा है, देखो ये जो 3 है वो भी तीनों में दिख रहा है, दिख रहा है अपने को, 3 तीनों में दिख रहा है, 2 तीनों में दिख रहा है। यदि ये वाले 3 की बात करें तो ये वाला जो 3 है यहाँ दिख रहा है आखिरी वाली संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में, पर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पर हमारी परिभाषा क्या कहती है कि ऐसा गुणनखंड जो तीनों में कॉमन आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, तीनों में कॉमन, ठीक है ना। तो ये 3 तो नहीं रहेगा। अब ये वाले 2 की बात करते हैं, ये वाला 2, इसमें 1 2 दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, पर इसमें 2 नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसको भी छोड़ देना है। अब देखते हैं ये वाला 2 आखिरी बचा। अब ये देखो ये वाला 2 इसमें है, केवल इसमें, इन दोनों में नहीं है, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने, केवल जब हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा 18 24 और 36 को, तो क्या देखा, एक तो 2 सभी में कॉमन दिख रहा है और एक 3 सभी में कॉमन दिख रहा है। जो तीनों में कॉमन दिखता है, जो तीनों में कॉमन दिखता है, जो तीनों संख्याओं में कॉमन दिख रहा है उसे हम उठा लेंगे। देखो एक तो 2 दिख रहा है, फिर गुणित में क्या 3 दिख रहा है, तो यही क्या होगा हमारा HCF। तो किस किस का HCF हमने निकाला है, एक तो 18 और 24 और 36, इन 3 संख्याओं का जब हमने HCF निकाला तो कितना आया बताओ, 2 गुणित 3 आया, बराबर कितना है 6, ठीक है ना। तो ये होता है HCF, और ऐसा ही निकालते हैं, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमको तो ऐसे गुणनखंड चाहिए जो सभी कॉमन हो, सभी में कॉमन हो, सभी में होने चाहिए, है ना, जितनी बार भी हो सभी में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने क्या देखा कि 3 2 बार आ रहा है ना, पर 3 जो आ रहा है 2 बार, वो दोनों बार सभी में कॉमन नहीं आ रहा है, केवल एक बार सभी में कॉमन आ रहा है, दोनों बार सभी में कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हमको तो ऐसे गुणनखंड चाहिए जो कि सभी में कॉमन हो, तो वही क्या रहेंगे हमारे HCF, या फिर वही यदि उन दोनों गुणनखंडों का हम गुणा कर दें तो क्या आया हमारा HCF। तो ऐसा ही निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये जो HCF आया है यह इन सभी संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो हमने परिभाषा हमने क्या देखी थी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ऐसा सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड जो उन सभी संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF, ठीक है ना। तो चलो समझ में आया होगा। यदि हम दूसरी संख्या की बात करें, ये तो हुई पहला वाला सवाल। यदि हम दूसरा देखें, हम है ना, दूसरा क्या है हमारे पास सवाल, देख लेते हैं। इसको रब कर देते हैं, उतारना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं हम कि एक भाज्य संख्या आ जाती है हमारे पास और एक अभाज्य संख्या आ जाती है, जिनका हमें HCF निकालना होता है। तो उनका कैसा करेंगे, यदि हमारे पास 7 और 9 की बात करें, ठीक है ना, 7 और 9 की, 7 और दूसरा क्या लेंगे हम, 9। अब यदि 7 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें हम, तो 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसका कोई सा भी अभाज्य गुणनखंड दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि केवल 7 में 7 का ही भाग जाता है, तो 7 एकम 7, मतलब कि 7 के यदि गुणनखंड हम करें तो हम लिख सकते हैं कि 1 गुणित 7 लिख सकते हैं ना, इससे कुछ भी नहीं परिवर्तन होता है। देखो 7 को हमने 1 गुणा 7 लिखा, मतलब 7 में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये 7 ही है, ठीक है। यदि हम देखते हैं 9 को, तो 9 के यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह आता है 3 3 9, 3 एकम 3। देखो 9 के अभाज्य गुणनखंड करने में हमने क्या देखा, 3 गुणित 3 आया, है ना, कितना आया, 3 गुणित 3 आया। तो यहाँ पर देखो अब दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अपने को, यदि कुछ कॉमन होगा तो उसी को तो हम HCF मानते हैं। अब यहाँ पर अभी अपने को फिलहाल में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कैसे देखेंगे आप। देखो यहाँ पर ये जो 3 लिखा है, 3 गुणित 3 लिखा है, इसके गुणा में कुछ नहीं, मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के गुणा में 1 लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ अब दोनों संख्याओं में हमने क्या कॉमन देखा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, मतलब कि यदि कहे हम
कि हम HCF निकाल रहे हैं, किसका किसका, 7 का मान 9 का, तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 के अलावा कोई सा भी कॉमन गुणनखंड यहाँ पर नहीं है ना, आया समझ में। तो इससे अपने को एक बात ध्यान आती है, यदि हमें 2 संख्याओं का HCF निकालने का बोला जाए और एक संख्या हमारी अभाज्य हो, कैसी हो, अभाज्य हो, तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि दूसरा कोई सा भी कॉमन गुणनखंड नहीं आएगा, आया समझ में। यदि इसके अलावा हम दूसरा और सवाल देखते हैं कि यदि हमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं दे दे और पूरी अभाज्य दे दे, क्या दे दे, पूरी अभाज्य दे दे, जैसे कि हमने ये वाले सवाल में लिखा है 3, 5, 7, ठीक है ना, इसको भी रब कर देते हैं अपन और उदाहरण ये वाला समझ लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे अगली बार यदि हमें तीनों अभाज्य संख्या दे दे, कैसी संख्या दे दे, अभाज्य संख्या दे दे, तो वहां पर हमारा HCF क्या होगा। तो यदि 3 का गुणनखंड करें हम, देखो सीधी सी बात, यहाँ पर तो 3 का गुणनखंड दूसरा रहेगा नहीं, 3 ही रहेगा। यदि 5 के गुणनखंड करें तो 5 के भी, देखो 5 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता। यदि 7 का करें तो 7 का भी 7 के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होता। मतलब कि यदि 3 को हम लिखे अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 3। यदि हम 5 को लिखना चाहे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, तो 1 गुणित 5। यदि 7 को लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे हम, 1 गुणित 7। इसके अलावा इनके कोई भी गुणनखंड नहीं होंगे। देखो इसमें क्या था, सभी में क्या कॉमन है, अब यहाँ पर सभी में केवल 1 कॉमन है, तो 1 हमारा क्या होगा यहाँ पर, HCF, क्या होगा, HCF, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं HCF किसका किसका निकाला हमने, 3, 5 और 7 का जब निकाला तो क्या आया, 1। तो कितनी भी अभाज्य संख्या, देखो 2 या 2 से अधिक यदि अभाज्य संख्या हमको दी जाए और बोला जाए कि इनका HCF निकालो, तो उनका HCF क्या होगा, केवल और केवल 1 होगा, 1 के अलावा दूसरा नहीं आएगा, आया समझ में ना। तो यहाँ हमने लगभग HCF कैसे निकालते हैं यह सीख लिया है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हमारे LCM पे कि LCM कैसे निकालते हैं, है ना। इसका प्रयोग हम भिन्नों को जोड़ने में करेंगे, जरा ध्यान से समझना, क्योंकि यदि ये नहीं आएगा तो हमारे भिन्न कैसे जुड़ते हैं वो भी हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो तो देखते हैं, हम इन्हीं संख्याओं का ले लेते हैं, दूसरी लिखने से अच्छा इन्हीं का हम LCM भी लेके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे सरल विधि से हम सीखेंगे कि कैसा करते हैं। अलग अलग अब LCM जब भी लेंगे तो हम क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड नहीं करेंगे, यहाँ पर सभी का हम एक साथ गुणनखंड कर लेंगे, जितनी भी हमारी संख्या है सभी का एक साथ गुणनखंड कर लेंगे, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं 18, फिर कामा लगाएंगे, फिर 24, फिर कामा लगाएंगे, फिर 36, ठीक है। तो यह होती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, हमने पढ़ी है पहले। देखते हैं किसमें किसका भाग जा रहा है। तो सबसे पहले सम संख्या आ रही है, मतलब 2 का चले जाएगा, तो 2 नाम 18, फिर देखो 2 एकम 2, 2 दूनू 4, फिर कामा लगाया हमने, 2 एकम 2 बचा 1, 2 8 16, वैसा की वैसा। देखो जैसे पहले गुणनखंड किया ना, वैसा की वैसा ही कर रहे हैं अपन, पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक साथ कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो 2 का भाग और जाएगा, 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है, इसलिए 9 को वैसा की वैसा, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको वैसा की वैसा लिखते जाएंगे, और बाकी जिसमें भाग जा रहा है उसमें भाग देते जाएंगे, ठीक है ना। तो 12 में जा रहा है, तो 2 6 12, फिर 18 में जा रहा है, 2 नाम 18, फिर देखते हैं अपन 2 का भाग और जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है इसलिए 9 वैसा की वैसा, फिर 6 में जा रहा है, 2 3 6, 9 में नहीं जा रहा है मतलब 9 वैसा की वैसा, कामा लगा के लिखते जाएंगे जिसमें भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, अब 2 का भाग तो जाना नहीं है किसी में, अब किसका जाएगा, सीधा 3 का। तो 3 का लेके देखते हैं अपन, 3 3 9, ठीक है, फिर 3 एकम 3, फिर 3 3 9, चलो और 3 का चले जाएगा, मतलब सीधा सा है कि यहाँ सबको हम 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 1 बनाएंगे। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम भाग देते जाएंगे, पूरा पूरा भाग। देखो तो 3 एकम 3 और 1 का 1 और 3 एकम 3, आ गया समझ में। तो यहाँ क्या देखें हम, जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हमारे, क्या है, जो भी अभाज्य गुणनखंड आए, जैसे 2 आया 2 आया 2 आया 3 आया 3 आया, इन सभी का आपस में क्या कर दे, हम गुणा कर दे, आपस में क्या कर दे, इनका गुणा कर दे, तो वही क्या रहेगा हमारा LCM। क्या रहेगा, LCM। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं अपन। जैसे कि हमने किस किस का निकाला है, एक तो लिख लेंगे हम LCM। किस किस का निकाला हमने, 18 का निकाला, 24 का निकाला और 36 का निकाला। तो इसके जब अभाज्य गुणनखंड हमने एक साथ किए
तो हमारे गुणनखंड इस रूप क्या है, क्या क्या है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है ना। इनका आपस में यदि हम गुणा कर ले, जैसे गुणा करते हैं अपन, गुणा करते सबको आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, कितना आया 72, ठीक है ना। तो ये जो 72 आया, यही क्या रहेगा हमारा एलसीएम रहेगा, क्या रहेगा एलसीएम रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही निकालते हैं। अब एलसीएम की जब हमने परिभाषा पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि सबसे छोटा कॉमन गुणनफल, सबसे छोटा कॉमन गुणनफल, इन सभी संख्याओं का सबसे छोटा कॉमन गुणनफल जो इन सभी संख्याओं से क्या होता है, विभाजित होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो 72 है वह 18 से भी विभाजित होगा, 24 से भी विभाजित होगा और 36 से भी विभाजित होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, ठीक है ना। और ऐसा ही निकालते हैं हर प्रश्न में। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सभी को एक साथ ले लेंगे और सभी का एक साथ हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो जो भी हमारे गुणनखंड आएंगे आंसर में, उन सभी का आपस में यदि गुणा करते हैं तो वही क्या रहता है हमारा एलसीएम, ठीक है ना। ये सबसे सरल तरीके से हम निकालते हैं, है समझ में। चलो तो अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। इसको यदि उतारना चाहो तो उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। समझने के लिए है केवल, कैसा है, समझने के लिए। यदि अगली बार हमें 2 से भी 3 से भी अधिक संख्या दे दे तब भी हम इसी विधि से करेंगे, है समझ में ना। चलो ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया है हमें, 7 और 9 का एलसीएम निकालना है। मतलब कि 7 और 9 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड। तो 7 में तो ये तो खुद अभाज्य संख्या, इसमें 7 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, ये पढ़ा है हमने। अब 9 में बात करें, 9 में किसका जाता है, 3 का। 7 में नहीं गया, 7 को वैसा की वैसा, 3 3 9। अब देखो और 3 का देंगे 7 वैसा की वैसा, 7 में नहीं रहेगा तो 3 में देंगे, 3 एकम 3, कितनी बार में गया, एक बार में, है समझ में। फिर 7 का देंगे हम, तो 7 एकम 7। ये देखो यहाँ पर हमने 7 और 9 के अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या देखा हमने कि 3 गुणित 7 आया, ठीक है ना। 3 गुणित 3 से हमको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ये 9 है, कितना है 9 है, मतलब कि 9 गुणित 7 ही हमारे पास आया। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि कभी भी यदि हमारे पास दो संख्याओं में यदि एक संख्या अभाज्य आ जाए, है ना, 2 संख्याओं में यदि एक संख्या अभाज्य आ जाए तो उसका एलसीएम कैसे निकालना है। तो हम यदि ऐसा हमारे पास कभी आ जाए तो हम उसका एलसीएम ऐसा नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे। डायरेक्ट क्या करना है, हमें उन दोनों संख्या का आपस में गुणा करना है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है ना। जैसे कि हमने एलसीएम निकाला 7 और 9 का, तो देखो कितना आया, 3 गुणित 3, 3 3 9 गुणित 7, है ना। 9 7 63, कितना आया 63, है ना। तो यहाँ क्या देखा हमने कि डायरेक्ट यदि इनका गुणा कर रहे हैं फिर भी कितना आ रहा है, 63 ही आ रहा है। तो अपने को एक बात ध्यान रखना है कि जब भी हम दो संख्याओं का एलसीएम निकाल रहे हैं, एक संख्या हमारी भाज्य है, एक संख्या हमारी भाज्य है, एक अभाज्य है, तो डायरेक्ट यदि उनका गुणा कर देंगे तो वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में। यदि सभी हमारे पास अभाज्य आ जाए, देख लेते हैं कि यदि सभी हमारे पास अभाज्य आ जाए तो इनका एलसीएम क्या होगा, है ना, इनका एलसीएम क्या होगा। तो सभी अभाज्य आ जाए तो क्या करेंगे, हम सभी का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, सभी का गुणा करेंगे, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन गुणनखंड तो रहेगा ही नहीं, है ना, सभी अभाज्य रहेंगे। तो सभी अभाज्य जब रहते हैं तो सभी का यदि हमने गुणा कर दिया तो वही उनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया। यह होता है हमारा लघुत्तम समापवर्तक।